हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटेल्स बायोलॉजिकल क्लास। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का एक नया टॉपिक, प्रोग्राम सेल डेथ। दोस्तों, यह वीडियो यूट्यूब की पहली वीडियो है दोस्तों, तो अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रोग्राम सेल डेथ। दोस्तों, यह हमारे बॉडी में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमारे बॉडी में हमेशा प्रतिदिन होते रहता है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले सिनॉप्सिस में देखेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑक्यूरेंस, जनरल प्रिंसिपल और इसका जो सेल डेथ होता है वह कितने टाइप के होते हैं। तो वह दो प्रकार से होते हैं दोस्तों, एक होता है नेक्रोसिस और एक होता है एपोप्टोसिस। तो इसको हम आगे चलकर देखेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस दोस्तों यह प्रोग्राम सेल डेथ का एक मेन टाइप्स है। तो इसमें एपोप्टोसिस में देखेंगे दोस्तों कि एक होता है केस्पेस डिपेंडेंट और एक होता है केस्पेस इंडिपेंडेंट। केस्पेस डिपेंडेंट एपोप्टोसिस का मेन प्रोसेस होता है दोस्तों। और जो केस्पेस इंडिपेंडेंट है यह केस्पेस डिपेंडेंट की अपेक्षा कम होता है। तो इसमें केस्पेस इंडिपेंडेंट जो है कि BCL2 फैमिली प्रोटीन से कंट्रोल होता है दोस्तों। और इधर देखेंगे कि केस्पेस डिपेंडेंट यह दो प्रकार से होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में डेथ रिसेप्टर TNF रिसेप्टर फेस प्रोटीन जो कि एक रिसेप्टर है, इसको हम CD95 के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है ट्रायल रिसेप्टर। यह जो रिसेप्टर है दोस्तों यह एपोप्टोसिस की भूमिका को निभाता है। और दूसरा देखेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। यह माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है क्योंकि यह माइटोकॉन्ड्रिया से जो है कि साइटोक्रोम C रेड्यूस करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस होता है। फिर इसमें देखेंगे पर्पस ऑफ एपोप्टोसिस की एपोप्टोसिस का उद्देश्य क्या है, क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है। फिर इसमें देखेंगे कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन। सबसे पहले माना जाता था कि जो सेल डेथ है वह सेल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। यह सेल के जो विकास होता है उसी का ही एक पार्ट होता है। जब बॉडी में सेल डिवीज़न होता है, देखो दोस्तों कि जब बॉडी में सेल डिवीज़न होता है तो सेल की नंबर बढ़ जाती है, जिसे सेल डेवलपमेंट कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब सेल का डेवलपमेंट होता है तो कुछ सेल का डेथ हो जाता है तथा कुछ कोशिका नंबर जो है कि बनाए रखते हैं। ठीक है, जब सेल का डेवलपमेंट होता है तो कुछ सेल का डेथ हो जाता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी में सेल होता है वह एक सीमित नंबर तक ही होता है। जब सेल का डेवलपमेंट होगा तो जो पुराना सेल होगा उसका डेथ हो जाता है और जो नया सेल बनता है वह हमारे बॉडी में सेल का जो नंबर है उसको बनाए रखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, बॉडी से अनयूजफुल कोशिका या सेल का डेथ होने की प्रोसेस को सेल डेथ या प्रोग्राम सेल डेथ कहा गया है। मतलब हमारा जो बॉडी है उसमें से अनयूजफुल, जिसका कोई काम नहीं होता, उस सेल का जो डेथ होने की प्रोसेस है उसे प्रोग्राम सेल डेथ कहा गया है। आगे हम देखेंगे ऑक्यूरेंस की यह एपोप्टोसिस जो है कि होता कहाँ है, कौन कौन से सेल में होता है। यह एपोप्टोसिस सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक एंड प्रोटोजोआ में यह नहीं पाया जाता है। यह प्रोकैरियोटिक और प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता। इसका हिस्ट्री देखेंगे दोस्तों कि जो सबसे पहले है कि जर्मन साइंटिस्ट कार्ल वोगट ने एपोप्टोसिस का प्रतिपादन किया था, प्रिंसिपल दिया था, जो कि 1842 में। ठीक है, यह जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि
एपोप्टोसिस का जो है प्रिंसिपल किसने दिया था, कौन से सन में दिया था, तो हम लोग दिखेंगे कि कार्ल वोगट ने दिया था। और इसका जो टर्म है यह 1972 में इसका जो टर्म दिए थे वो कार्ल वोगट ने ही इसका टर्म दिए थे। फिर जनरल प्रिंसिपल देखेंगे दोस्तों, वन सेल एपोप्टोसिस ऑक्योर्स एट वन टाइम वन रीजन। यहाँ देखेंगे कि जो सेल एपोप्टोसिस होता है, जिस सेल का एपोप्टोसिस होता है वह एक क्षेत्र में एक टाइम में ही होता है, एक क्षेत्र में। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे कि एक क्षेत्र में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन सेल्स का एक समय में केवल एक ही टाइम में केवल एक ही सेल का एपोप्टोसिस होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे नो इन्फ्लेमेशन। जो सेल एपोप्टोसिस करता है वह दूसरे सेल को हानि नहीं पहुँचाता, वह सिकुड़ कर दूर हट जाता है, वह बाकी सेल के कांटेक्ट में नहीं रहता। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। देखिए, यह एक नॉर्मल सेल है और एक एपोप्टोसिस सेल है। यह नॉर्मल सेल, इसी में से कोई एक सेल जिसका एपोप्टोसिस होगा वह अपने ही स्थान में सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जो बाकी सेल होते हैं उन सेल से दूर हट जाता है, और जो साइड में सेल्स रहते हैं उन सेल्स को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया ही होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे, इस प्रोग्राम में साइटोप्लाज्म का आयतन कम हो जाता है, जिसके कारण इंटरसेलुलर फ्लूइड की मात्रा में कमी आ जाती है। जो हमारे सेल्स होते हैं उनके अंदर भरा पदार्थ, तरल पदार्थ होता है, उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। सेल में धीरे धीरे प्लाज्मा एपोप्टोसिस बॉडी में विघटित हो जाता है। सेल में जो कि प्लाज्मा होता है वह एपोप्टोसिस बॉडीज में विघटित हो जाता है। फिर बॉडीज में सेल एंड न्यूक्लियस फ्रेगमेंट होता है, अंत में फेगोसाइटोसिस द्वारा नष्ट हो जाता है, जिसको लास्ट में फेगोसाइटोसिस द्वारा नष्ट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल डेथ। यह दो प्रकार का होता है दोस्तों, हम लोग पहले ही देखें कि टाइप्स ऑफ सेल डेथ, नेक्रोसिस होता है एक, और एक होता है एपोप्टोसिस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह सडनली डेथ प्रोग्राम होता है। नेक्रोसिस जो है कि वह सामान्य डेथ प्रोग्राम होता है। यह डेथ फिजिकल डैमेज या केमिकल डैमेज या भूख के कारण होता है। यह एक सामान्य डेथ प्रोग्राम होता है दोस्तों, जिसमें कि अगर हमको भूख लगता है तो इसमें इस विधि से नेक्रोसिस के द्वारा जो है कि सेल का डेथ हो जाता है। इस डेथ में सबसे पहले साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स में स्वेलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो होता है कि सबसे पहले होता है इसमें साइटोप्लाज्म एंड जो उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स, उसमें स्वेलिंग होगा। फिर उनमें मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिबिलिटी समाप्त हो जाता है। फिर लास्ट में सेल मेम्ब्रेन समाप्त होगा, फिर सेलुलर स्पेस आ जाता है। यह प्रक्रिया इन्फ्लेमेशन रिएक्शन कहलाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन क्या होता है? तो जब सेल मेम्ब्रेन समाप्त होगा नेक्रोसिस के द्वारा तो सेलुलर स्पेस आ जाता है। तो उसी जो सेलुलर स्पेस आने की प्रक्रिया है यह इन्फ्लेमेशन रिएक्शन कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन समाप्त होने के बाद सेल का डेथ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक आप सभी को समझ आया ही होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे एपोप्टोसिस, जो कि हमारा मेन हेडिंग या पॉइंट है। यह जो एपोप्टोसिस होता है सेल डेथ प्रोग्राम का मुख्य भाग होता है। ठीक है, यह जो एपोप्टोसिस होता है इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति जो कि ग्रीक भाषा से हुआ, जिसका अर्थ होता है फेलिंग ऑफ। एपोप प्लस डोसिस का जो मीनिंग होता है
फेलिंग ऑफ होता है। तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या हम अभी देखे हैं कि सभी जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी हैं वह आंसर का जो प्रक्रिया चुने हैं उसमें अक्सर पूछा जा सकता है कि एपोप्टोसिस का अर्थ क्या होता है, तो हम उसमें लिखेंगे कि फेलिंग ऑफ होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एपोप्टोसिस को प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है। जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है उसे ही एपोप्टोसिस कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक तरीके से सेल का डेथ होता है। यह इस जो एपोप्टोसिस होता है उसमें सेल का डेथ सिस्टमेटिक तरीके से होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी होता है उसमें प्रत्येक दिन 50 से 60 सेल्स का जो है कि डेथ होता है, ठीक। और इतना ही 50 से 60 सेल्स जो है कि हमारे बॉडी में बनते ही रहता है, जिससे हमारे जो बॉडी में सेल का जो नंबर है वह बना रहता है। यह डेथ पहले से ही प्रोग्राम में होता है, जिसके कारण यह प्रोसेस में सेल का डेथ होता है। यह जो डेथ होता है कि प्रोग्राम में हमेशा वो चलते ही रहता है और प्रोसेस में सेल का डेथ होता है। इस प्रोसेस में अनयूजफुल अनवांटेड जो सेल्स होते हैं उसे हटाया जाता है। जब इसमें स्वेलिंग होता है तो आसपास के जो सेल होते हैं उसको डैमेज नहीं करता। जो एपोप्टोसिस में भी जो सेल का डेथ होगा उसमें भी साइड वाले जो सेल्स होते हैं उसे डैमेज नहीं करेगा। यह एक सिंगल सेल डेथ है और साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल्स जो सिकुड़ जाते हैं और न्यूक्लियस अंत में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसे हम इसमें देख सकते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है यह प्री एपोप्टोसिस का है, फिर ईयरली एपोप्टोसिस है। इसमें जो देखेंगे कि ये जो दिख रहा है आपको यह मेम्ब्रेन ब्लेब्स हो रहा है यहाँ, फिर लेट एपोप्टोसिस, यहाँ जो है कि एपोप्टोसिस हो रहा है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। इसका मैकेनिज्म क्या है? एपोप्टोसिस एक एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म है। यह मैकेनिज्म जो है कि हाईली कॉम्प्लेक्स एंड रेगुलेटेड होते हैं, ठीक। देयर आर मेनी पाथवे इन एपोप्टोसिस। ये जो एपोप्टोसिस होता है इसमें विभिन्न बहुत से प्रकार के जो है पाथवे होते हैं। इसमें से कैस्पेस डिपेंडेंट पाथवे जो है कि मेन होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कैस्पेस डिपेंडेंट पाथवे है यह मेन होता है। इसके जो दूसरा भाग होता है कैस्पेस इंडिपेंडेंट, जो कि होता है BCL2 फैमिली से प्रोटीन से कंट्रोल होता है। और जो कैस्पेस डिपेंडेंट है यह दो भाग में होता है। एक तो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो डेथ रिसेप्टर होता है, जो सेल का डेथ कराते हैं, वह TNF रिसेप्टर होता है। फिर इसमें फेस जो प्रोटीन होता है इसको हम CD95 के नाम से भी जानते हैं। यह भी हम जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं कि फेस प्रोटीन को और क्या नाम से जानते हैं, या यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो कैस डिपेंडेंट के एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो डेथ रिसेप्टर हैं उनका नाम लिखो। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि TNF रिसेप्टर, फेस प्रोटीन रिसेप्टर, जिसको हम CD95 के नाम से जानते हैं, और एक होता है ट्रेल रिसेप्टर, ठीक है। और एक इधर होता है इंट्रिंसिक पाथवे जो कि माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हम एक्सट्रिंसिक पाथवे होता क्या है। जैसे ही एक्सटर्नल फैक्टर होता है तो नेचुरल किलर एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही जो एक्सटर्नल फैक्टर उसमें अटैक करेगा तो नेचुरल जो किलर होते हैं वह सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। फिर एपोप्टोसिस सेल के सरफेस में फेस प्रोटीन रिसेप्टर से जुड़ जाता है। जो फेस प्रोटीन है वह रिसेप्टर से जुड़ जाता है। कहाँ जुड़ेगा? एपोप्टोसिस सेल के सरफेस में जुड़ेगा, ठीक है। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। फिर जो होता है कि रिसेप्टर से जुड़ेगा, यहाँ रिसेप्टर एक्टिव होगा। फिर
एक्सट्रिंसिक पाथवे में एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल से ही स्पेशल एपोप्टोसिस इंडक्ट कराते हैं। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे में एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं वही स्पेशल एपोप्टोसिस इंडक्ट कराते हैं। ठीक है, यह एक्सट्रिंसिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स टारगेट सेल के साथ रिसेप्टर में बाइंड हो जाते हैं। यह जो एक्सट्रिंसिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं वह टारगेट सेल, जिस सेल का एपोप्टोसिस होगा वह रिसेप्टर में बाइंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर जो रिसेप्टर है, जैसे कि इसमें फेस प्रोटीन, यह INF रिसेप्टर फैमिली का जो मेंबर होता है। फिर फेस प्रोटीन FABP3 से बाइंड होती है। जो फेस प्रोटीन रिसेप्टर होता है वह FABP3 से बाइंड होता है, जो एक्टिव होकर प्रोकैस्पेस 8 को एक्टिव करता है। ठीक है दोस्तों, जो एक्टिव होता है फिर प्रोकैस्पेस 8 को एक्टिव कर देता है। फिर जो प्रोकैस्पेस 8 होता है वह कैस्पेस 8 मॉलिक्यूल को एक्टिव करता है और आगे चल के सेल डेथ कराता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे को जो है हम एक डायग्राम से समझेंगे। यहाँ मिस्टेक हुआ है दोस्तों, एक्सट्रिंसिक इसमें X होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, इसमें जो डेथ रिसेप्टर एंड डेथ लिगेंड होते हैं वह FABP3 के साथ जो बाइंड हो जाता है। फिर जो FABP3 होता है वह प्रोकैस्पेस 8 को एक्टिव करता है। फिर कैस्पेस 8 एक्टिव हो जाता है। जो प्रोकैस्पेस 8 है वह कैस्पेस 8 को एक्टिव करेगा और जो आगे चलकर सेल डेथ कराता है। ठीक, तो हम लोग एपोप्टोसिस का दूसरा भाग को देखेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे। इस एपोप्टोसिस जो है कि माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है। यह इंट्रिंसिक पाथवे है वह माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है। इसमें सबसे पहले एपोप्टोसिस जीन बेड बॉक्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यह क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, यहाँ देखो बेड बॉक्स जो जीन होते हैं वह कौन से पाथवे में पाए जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि यह इंट्रिंसिक पाथवे में पाया जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से जुड़कर साइटोक्रोम C रेड्यूस कराते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से जुड़ जाते हैं क्योंकि यह जो इंट्रिंसिक पाथवे यह माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे ही होता है। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें बेड बॉक्स जीन होते हैं वह जुड़ जाते हैं और साइटोक्रोम C रेड्यूस कराते हैं। और जो साइटोक्रोम C है यह एडॉप्टर प्रोटीन A फेज 1 से जुड़ जाता है। यह जो साइटोक्रोम C रेड्यूस होगा वह एडॉप्टर प्रोटीन A फेज 1 से जुड़ जाता है, जिसको हम एपोप्टोसिस प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है साइटोक्रोम C एडॉप्टर प्रोटीन A फेज 1 को क्या कहते हैं। तो इसको हम एपोप्टोसिस प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि APF1 साइटोक्रोम C प्रोकैस्पेस के साथ बाइंड हो जाता है। यहाँ फिर एक नया नाम आया है APF1। यह साइटोक्रोम C प्रोकैस्पेस के साथ बाइंड हो जाता है और यह जो तीनों हैं इसको हम एपोप्टोसन कहते हैं। ठीक, जो APF1 प्रोटीन होता है यह साइटोक्रोम C और जो प्रोकैस्पेस के साथ बाइंड हो जाता है, इन तीनों को एक साथ क्या कहेंगे, एपोप्टोसन कहेंगे। ठीक है, जो उसके बाद प्रोकैस्पेस 9 ऑटो एक्टिव हो जाता है। जब यह तीनों एक साथ बाइंड हो जाता है तो प्रोकैस्पेस 9 ऑटो एक्टिव हो जाता है और कैस्पेस 9 में चेंज हो जाता है। कैस्पेस 9, कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 7 में चेंज होता है। यह जो आगे चलकर है सेल डेथ कराता है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ आया ही होगा। इसको हम एक डायग्राम से देखेंगे कि यह जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है, इंट्रिंसिक पाथवे, इसमें एपोप्टोसिस जो जीन होते हैं बेड बॉक्स एक्टिव हो जाते हैं। फिर यह माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से जो अटैच हो जाते हैं और साइटोक्रोम C रेड्यूस कराते हैं। फिर साइटोक्रोम C एडॉप्टर प्रोटीन A फेज 1 से बाइंड हो जाता है, जिसको हम एपोप्टोसिस प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर कहते हैं। फिर प्रोकैस्पेस बाइंड
F1 एंड साइटोक्रोम से, जिसको हम एपोप्टोसम कहते हैं, जो प्रोकैस्पेस ऑटो एक्टिव हो जाता है और जो कैस्पेस 9 में चेंज होता है। कैस्पेस 9 चेंज होता है, फिर कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 7। तो दोस्तों आप जब नोट्स बनाओगे तो आप इसी जो डायग्राम है इसी को देखते हुए जो यहाँ थ्योरी लिखोगे, यह इस डायग्राम के हिसाब से ही बनाने से आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसमें कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 7 एक्टिव हो जाएगा, फिर जो सेल डेथ आगे जाके कराएगा। ठीक है, पर्पस ऑफ एपोप्टोसिस। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पर्पस ऑफ एपोप्टोसिस। यह सिनॉप्सिस का नेक्स्ट पॉइंट होता है होगा सेल दैट हैव नो फंक्शन। सेल जिसका कोई फंक्शन नहीं है उसका एपोप्टोसिस होना जरूरी है, वरना वह कैंसर जो बीमारी होता है उसका कारण बन सकता है। फिर सेल दैट इज मोर देन नेसेसरी। सेल दैट इज मोर देन नेसेसरी, सेल दैट आर हार्मफुल, सेल दैट हैव फिनिश्ड देयर वर्क। जो सेल है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उस सेल का एपोप्टोसिस होना जरूरी है। ठीक है, सेल दैट हैव फिनिश्ड देयर वर्क। जो सेल हमारे बॉडी में, जिस सेल का काम खत्म हो गया है, तो उस सेल का एपोप्टोसिस होना जरूरी है। सेल दैट इज मोर देन वर्क। जो सेल आवश्यक से अधिक हो गया है तो उस सेल का भी एपोप्टोसिस होना जरूरी है। एपोप्टोसिस फिर देखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखेंगे कि एपोप्टोसिस इज इम्पोर्टेंट। इसमें मिस्टेक हुआ है दोस्तों, इम्पोर्टेंट ऑफ अ लिविंग बॉडी। जो एपोप्टोसिस है हमारे जो लिविंग बॉडी है इसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर यह नहीं होगा तो हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं उसका नंबर में वृद्धि होगा। जब हमारे बॉडी में सेल का डेवलपमेंट होगा तो इसका सेल का डेथ होना भी ज़रूरी है। यह बोलते हैं कि ना जो पृथ्वी में आया है उसका मरना तय है। तो उसी धारणा के अनुसार हम अगर देखेंगे कि हमारे जो बॉडी में है सेल डेथ प्रोग्राम है वह भी ज़रूरी है। अगर यह नहीं होगा तो हमारे जो बॉडी में कैंसर, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है, वह हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।